एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप सभी को इंतजार था कि मैम नेक्स्ट कीवर्ड सीरीज का पार्ट जो है ज़रूर लेकर आइए। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नए चैप्टर का पार्ट, और ये चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अक्सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस कीवर्ड सीरीज के थ्रू आपके एग्जाम में जो आपको दिक्कत आती है कि मैम बुलेट पॉइंट्स में मैं क्या लिखूं, मैं कैसे जो अपने आंसर को फ्रेम करूं, क्योंकि अगर बुलेट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं ना तो अंदर की कहानी तो थोड़ी बहुत आप बना ही लेते हो। तो ये कीवर्ड सीरीज स्पेसिफिकली उसी के लिए है जिससे आपके पास आपके माइंड में हैंडी बुलेट पॉइंट्स हो, उनको आप याद रखो और एग्जाम में जब फटाक से लिख कर आ जाओ और आपके मार्क्स जो है पूरे पूरे आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कीवर्ड सीरीज, और आज का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया सिक्योरिटी क्या होती है, तो उसमें आप क्या क्या वर्ड्स लिख सकते हो। सबसे पहले लिखोगे सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। सिक्योरिटी में अपने कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, ये दोनों वर्ड्स आपने पढ़े हैं। सिक्योरिटी में आप क्या क्या लिखोगे, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द कोर वैल्यूज। अब कोर वैल्यूज में हमारी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है हम थ्रेड्स को जो है सेलेक्टिव व्यू रखते हैं। थ्रेड्स का सेलेक्टिव व्यू होता है, और इसमें हर थ्रेड सेलेक्टिव व्यू मतलब कि सारी थ्रेड्स नहीं मानी जाती। कि सड़क पे मैं चल रही हूँ, डॉगी आ गया, क्या वो मेरे लिए थ्रेट है? मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट अगर शेर आ गया तो यार वो तो मेरे लिए थ्रेट है ही है। तो सेलेक्टिव व्यू होता है थ्रेड्स का। सिर्फ जो एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स होती है वो ही मेरी कोर वैल्यू को डैमेज कर सकती है ना। और ये जो डैमेज होता है वो बियॉन्ड रिपेयर होता है यार। एक बार डैमेज हो गया तो भैया रिपेयर होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जो सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो इवॉल्व हो रहा है। आप ये वाली बात भी आप लिख सकते हो, क्योंकि पहले हमें सिर्फ किससे सिक्योरिटी चाहिए होती थी, हमें इसलिए सिक्योरिटी चाहिए होती थी कि भैया कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, हमारी कंट्री के ऊपर कोई अटैक ना कर दे। बट आज हमारी कंट्री को सिर्फ दूसरी कंट्री के अटैक करने से डर नहीं है। आजकल और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जैसे आजकल क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, कोई एपिडेमिक, ये भी तो नए नए तरीके के थ्रेट्स जो इवॉल्व होके आ रहे हैं। तो ये भी हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सिक्योरिटी का मतलब है वो धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। अब आप सभी को पता है कि जो हमारी सिक्योरिटी होती है वो दो तरीके की होती है, ये भी जरूर लिखना अगर आपसे कोई सिक्योरिटी के बारे में पूछे कि ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी आपको जो है यहाँ पे लिखना है। अब अगर हम बात करें मैम ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, बच्चे ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी भी दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल के कीवर्ड्स जो है डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सटर्नल में आप क्या क्या लिखोगे। एक्सटर्नल में आप हमेशा याद रखना कि एक्सटर्नल क्या होता है, मिलिट्री थ्रेट्स। मिलिट्री थ्रेट्स से जो हमारी कोर वैल्यू को थ्रेट होती है वो जो है क्या होता है, वो एक्सटर्नल ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, इससे जो हमारी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर खतरा होता है। इसमें हम अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। अच्छा, इसमें ये वाले पॉइंट्स की भी बात की गई है कि हम जब भी हमारी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में हर एक देश क्या क्या जो है स्टेप्स यूज करता है अपने देश की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, वो डेटरेंस का भी यूज करता है कि वॉर को प्रिवेंट करना। कैसे? बाय रेजिंग द कॉज, मतलब ये बता के सामने वाले को कि भैया तेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, तो पंगे ना लियो मुझसे, है ना। तो डेटरेंस का यूज करते हैं हम यहाँ, या फिर जो है डिफेंस का यूज करते हैं, है ना। डिफेंस भी कर लेते हैं, अगर सामने वाला आ गया भैया अटैक करने तो हम रेडी रहते हैं कि हम जो है डिफेंड कर पाए अपनी कंट्री को। और कभी कभी हम सरेंडर भी करते हैं ना, कभी कभी हम सरेंडर करते हैं। तो डेटरेंस, डिफेंस और ये सरेंडर, ये तीन ऑप्शंस होते हैं हर एक कंट्री के पास। ऑल्सो बच्चे इसमें हम बैलेंस ऑफ पावर की भी बात करते हैं, है ना, कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में स्पेशली एक्सटर्नल में हमें बैलेंस ऑफ पावर भी मेंटेन करना पड़ता है कि भैया सामने वाले के पास जो है बहुत सारे वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हमें भी अपने आप को जो है इंप्रूव करना होता है, हमें भी अपनी आर्मी, नेवी, इन सभी के ऊपर काम करना होता है जिससे बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रहे। ठीक है, ये भी हमने जो है बातें इसमें पढ़ी है। ऑल्सो अलायंस सिस्टम भी होता है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में। अलायंस सिस्टम, सारी कंट्रीज जो है अकेले कोई भी कंट्री नहीं लड़ सकती है, तो हर एक कंट्री को क्या चाहिए होता है भैया, अलाइज चाहिए होते हैं, फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, तो अलायंस भी बनाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे जो है मिलकर जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जाता है। ओके, यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड अलायंसेज होते हैं। जो अलायंसेज बनाए जाते हैं, हर कोई इंसान अपने नेशन को पहले ध्यान में रखकर अलायंसेस बनाते हैं कि ऐसे दोस्त बनाऊंगा, ऐसी कंट्रीज को दोस्त बनाऊंगा जिससे मेरी कंट्री का फायदा होगा, है ना।
और ये पॉइंट सबसे प्यारा है बच्चे, सबसे प्यारा, ये आप बुलेट पॉइंट अपने एग्जाम में लिख सकते हो अगर आपसे कोई ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल के बारे में पूछे कि भैया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ना कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है। हमें लगता है कि भैया कोई यूएन रोकेगा, हमें बचाने आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देयर आर नो सेंट्रल अथॉरिटी। हर कोई बंदा अपने अपने दम पे लड़ रहा है ना, हर कोई बंदा अपने अपने दम पे लड़ रहा है। देयर इज एनार्की इन इंटरनेशनल सिस्टम। कोई किसी का रूल नहीं है, कोई एक सिंगल पावर नहीं है। यूएन भी अगर हम बात करें, यूएन है बट वो वाली बात नहीं है कि उसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, नहीं, लिमिटेड अथॉरिटी है। तो हर कोई स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद जिम्मेदार है। सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है भैया, अपन अपना सामान खुद देखिए। तो यही हम ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। याद आई ये सारी बातें बच्चे? ये कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं। और ये कीवर्ड सीरीज का भी देखने का फायदा बताऊं कब है? अगर आपने एक बार चैप्टर पढ़ रखा हो, एक बार आपने चैप्टर को समझ के पढ़ रखा हो, तभी आपको हेल्पफुल लगेगी। अदरवाइज आपको लगेगा मैम क्या करा रही है, क्योंकि बच्चे एक चैप्टर जिसको 3-4 घंटे लगते हैं उसको मैं आपको 10 मिनट में आपको उसको कीवर्ड्स बता रही हूँ, तो वो तभी समझ आएंगे जब आपने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा। अदरवाइज ये भी मैंने आपको लिख लिया कि आप कब कब इनका इस्तेमाल कर सकते हो, इन कीवर्ड्स का। ओके, वहीं पर अगर हम बात करें ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल, अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या क्या लिख सकते हो? तो आप बात कर सकते हो कि भैया इंटरनली भी क्या होते हैं, हमें पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो इंटरनल थ्रेट्स होते हैं उनसे हमें अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। तो क्या मैम थ्रेट्स विद इन द बॉर्डर भी होते हैं? तो ये सबसे पहला पॉइंट आप यही लिखोगे कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरनल में क्या लिखोगे कि दैट देयर आर थ्रेट्स फ्रॉम विद इन द बॉर्डर। कंट्री के विद इन भी हमें थ्रेट्स है, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पावरफुल स्टेट थी वहां पर क्या थी बच्चे? स्टेबिलिटी थी। वहां पे क्या थी? उनमें आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी, क्योंकि वो आपस में नहीं लड़ती थी, वो अपने कॉलोनीज के लिए यहाँ पे लड़ रही थी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का परसेप्शन जो है कहीं ना कहीं हमें शेप होते हुए देखने को मिला, है ना। कोल्ड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में हमें इंटरनल सिक्योरिटी का परसेप्शन शेप होते हुए देखने को मिला। हमने देखने को मिला कि जो कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो इस टाइम पीरियड में क्या था, जो बड़ी बड़ी पावर्स होती थी उनकी कॉलोनीज हुआ करती थी। कॉलोनीज के विद इन अब वायलेंस स्टार्ट हो गया था, क्योंकि कॉलोनीज के विद इन जो लोग थे वो आजाद होना चाहते थे। तो धीरे धीरे इंटरनल वाला नोशन यहाँ पे आने लगा, वायलेंस इन कॉलोनीज। इंपीरियल वॉल्स एंड डीकोलोनाइजेशन कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला, ठीक है। फिर जो है इंपीरियलिस्टिक पावर्स होती बड़ी बड़ी, उनके बीच में आपस में वॉर कॉलोनीज को लेकर। और धीरे धीरे जो कॉलोनीज भी थी क्या कर रही थी? आवाज उठा रही थी कॉलोनियल रूल के खिलाफ। तो डीकोलोनाइजेशन भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लिंकेजेस जो है दोनों यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई इंटरनल सिक्योरिटी बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर न्यू स्टेट्स। जो नई नई स्टेट्स बनी थी, जैसे कॉलोनियल रूल से आजाद होकर ना, जैसे 1947 में हम आजाद हो गए थे, इंडिया आजाद हो गई थी। तो इंडिया जैसी न्यू स्टेट के लिए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में इंटरनल वाला पार्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि बच्चे इंडिया को भी बहुत सारे एथनिक टेंशंस फेस करने पड़ते थे। इंडिया के विद इन क्या थे? अलग अलग धर्म थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। तो उनकी वजह से क्या होती थी भैया? लड़ाइयाँ होती थी, एथनिक टेंशंस देखने को मिलती थी, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी थी। इसलिए हमें जो है इंटरनल सिक्योरिटी की जरूरत थी। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ अभी खास तो था नहीं, है ना। सारी जो नई कंट्रीज अभी आजाद हुई थी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, वीक था। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो है इंटरनली जो है पावर इंटरनली जो है कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट्स जो है क्रिएट कर रहे थे। ऑल्सो एक्सटर्नल सपोर्ट जो है मिल रहा था इन सेपरेटिस्ट ग्रुप को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे, एक ग्रुप था जो कि कंट्री से अलग होने की डिमांड करते थे। तो उनको जो बाहर की कंट्रीज होती थी, जैसे इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में सेपरेटिस्ट ग्रुप थे जो कि अलग होना चाहते थे, तो उनको पाकिस्तान का बाहर से सपोर्ट मिलता था, बांग्लादेश का सपोर्ट मिलता था। तो इसकी वजह से जो है इंटरनल सिक्योरिटी हमारी हैम्पर होती थी। तो बच्चे ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका, है ना। वहीं पर अगर हम बात करें कि मैम एक और टॉपिक है हमारी बुक में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन। अब हम मिलकर मैम कैसे काम कर सकते हैं?
है ना, ये जो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे मिलकर जो है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्या करना है, लिमिट्स ऑन वॉर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या आता है कि भैया हमें वॉर के ऊपर यहाँ पे लगाम लगानी है, वायलेंस को लिमिट करना है ना। वॉर तभी होना चाहिए जब सही कारण है, वरना अदरवाइज हमें यहाँ पे जो है अगर कोई वॉर कर भी देता तो हमें रेडी भी रहना चाहिए बट सेल्फ डिफेंस के लिए, है ना। यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम जीनोसाइड भी आ जाता है, लिमिट्स ऑन मीन्स ऑफ वॉर। अब हमें जो है नॉन कॉम्बैटेंट्स जो होते हैं, जो कि यहाँ पे लड़ नहीं रहे हैं, सोल्जर्स नहीं है, उनको नहीं मारना चाहिए। हमें जो सोल्जर्स सरेंडर कर रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। फोर्स का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब सारे ऑल्टरनेटिव फेल हो जाए। तो यही ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन के अंदर आप पॉइंट लिखोगे कि लिमिट्स ऑन वॉर, कि भैया वॉर को अंधाधुन नहीं करना चाहिए, वॉर को भी सोच समझ के करना चाहिए। और वॉर में भी जो बेचारे हमारे नॉन कॉम्बैटेंट्स है, सरेंडरिंग सोल्जर्स है, उनकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये वाले पॉइंट्स भी लिखोगे। इसमें जो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी वाले में आप कॉपरेशन का भी पॉइंट लिखोगे। कॉपरेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं सारी कंट्रीज, तो डिसआर्मामेंट को फॉलो कर सकते हैं कि सब लोग जो अपने आर्म्स को जो है यहाँ पे क्या कर दे, लिमिट कर दे, है ना, आर्म्स कंट्रोल कर दे, है ना। डिसआर्मामेंट, एक तो अपने वेपन्स को जो है छोड़ दे, अपने आर्म्स को जो है कंट्रोल कर ले। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एक दूसरे के साथ जो है अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें कि हमारे पास इतने सोल्जर्स है, इतने वेपन्स है, तो इससे भी क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। और यहाँ पे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करोगे, एक दूसरे की बात समझोगे, तभी जो ये वायलेंस है वो रुक पाएगा और आपस में जो है दोनों कंट्री की सिक्योरिटी जो है मेंटेन रह पाएगी, ठीक है। तो इसमें ये वाली पॉइंट भी हमने देखी थी। अब अगर हम बात करें मैम डिसआर्मामेंट क्या होता है, तो डिसआर्मामेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें बहुत सारी डिसआर्मामेंट कन्वेंशन हुई है। जैसे 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, 1997 में केमिकल वेपन कन्वेंशन हुई थी, जिसमें हम क्या बोलते हैं कि भैया जितने भी सारे जो वेपन्स है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स, उनको जो है बैन कर देना चाहिए, है ना ही वो कंट्री कोई बनाएगा ना ही उसको रखेगा, है ना। तो इसमें ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखने को मिली। BWC में 155 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 193 इन CWC ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी पावर्स ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया डिसआर्मामेंट में, है ना। वहीं पर आर्म्स कंट्रोल की बात करें तो आर्म्स कंट्रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज आ जाती है, जैसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी SALT II, आपकी स्टार्ट हो गया स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। इसमें भी क्या था कि वेपन्स को जो है कम से कम एक्वायर किया जाए और वेपन्स को कम से कम बनाया जाए, है ना। आर्म्स कंट्रोल में इनके बारे में बात की गई थी। इसी के अंदर NPT भी आती है 1968, दैट वाज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें बोला गया था कि भैया जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है बस उन्हीं के पास रहे और किसी के पास जो है ना जाए, और कोई नया स्टेट ना आए जो कि बोले कि नहीं नहीं मैं भी न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा। तो ये एक तरीके की आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी थी, ठीक है। इसमें हम न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट करना चाहते थे, है ना। प्री 1967 न्यूक्लियर स्टेट्स जो थी, 1967 से पहले जो न्यूक्लियर स्टेट्स बन गई उन्हीं के पास अलाउड होंगे न्यूक्लियर वेपन्स, है ना। और जो अभी तक नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स नहीं थी तो उनको बोल दिया गया कि भैया आप न्यूक्लियर वेपन्स मत ही रखो, है ना। तो यहाँ पे क्या था, इसका लिमिटिंग स्प्रेड था कि न्यूक्लियर वेपन्स को हम कम से कम स्प्रेड करें। न्यूक्लियर वेपन्स को अबॉलिश करना इसका मेन पर्पस नहीं था, इसका मेन पर्पस था जो ऑलरेडी पावरफुल कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है बस उन्हीं के पास रहे और किसी के पास ना रहे। तो इंडिया को तो ये काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी भी लगी थी, है ना। ऐसी थोड़ी बात होती है तुम सब अपने पास रखो हमारे पास ना रहे, है ना। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मतलब मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर करना, अपनी इंटेंशंस को बताना, है ना, जिससे मिसपरसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग को हम यहाँ पे रिड्यूस कर सके, सरप्राइज अटैक्स यहाँ पे अवॉइड कर सके, एक दूसरे के साथ डिप्लॉयमेंट की आपके जो सोल्जर्स कहाँ पे डिप्लॉयड है, कौन कौन से एरिया में कितने कितने सोल्जर्स है, ठीक है। इससे क्या होता है जो दुश्मन भी है उनमें भी एक ट्रस्ट पैदा होता है ना। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक तरीके का ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम बात करते हैं कि मैम नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, तो इसमें हमने देखा कि जो सिक्योरिटी का आइडिया है वो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सपैंड किया। क्योंकि अब बात सिर्फ सिक्योरिटी फॉर हुम अगर हम बात करें तो सिर्फ सिक्योरिटी स्टेट की नहीं, सिक्योरिटी कंट्री की नहीं, अब हमें जो है स्टेट से आगे जाके इंडिविजुअल्स और लोगों कम्युनिटीज की सिक्योरिटी के बारे में बात करना है। इसी के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स है जो हमारे लोगों की सिक्योरिटी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे।
ठीक है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, अगर आपसे कोई बोले कि ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में 6 मार्क कर आप क्वेश्चन आंसर लिखो, तो आप क्या क्या लिखोगे? ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब इंडिविजुअल्स की प्रोटेक्शन, और ये स्टेट सिक्योरिटी से अलग होता है। स्टेट सिक्योरिटी में आप देश की सिक्योरिटी की बात करते हो, ह्यूमन सिक्योरिटी में आप इंडिविजुअल की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हो, है ना। स्टेट की सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि पीपल भी सिक्योर है, मतलब अगर आपकी कंट्री सिक्योर है तो इसका मतलब नहीं है कि उस कंट्री में रहने वाले लोग भी सिक्योर है, क्योंकि कभी कभी कंट्री की गवर्नमेंट ही अपने लोगों को मारती है ना, गवर्नमेंट लेड वायलेंस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं नैरो कॉन्सेप्ट में क्या आता है? फ्रीडम फ्रॉम फियर, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट में क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम वांट। ये दोनों चीजें भी, अगर आपको ये डिटेल में सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं तो यार मेरे वन शॉट भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, अब जाके जो है पूरी प्लेलिस्ट फ्री है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। बट अब ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर बच्चे हंगर, डिजीज और डिजास्टर से प्रोटेक्शन की बात होती है। यहाँ पे बंदूकों से प्रोटेक्शन की बात नहीं हो रही, बीमारी, भूख, है ना, इन सब से प्रोटेक्शन, आपदा, इन सब से प्रोटेक्शन की बात हो रही है। वहीं पर अगर हम बात करें ग्लोबल सिक्योरिटी की, ग्लोबल सिक्योरिटी में क्या होता है? ग्लोबल लेवल के थ्रेट्स होते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी में क्या होता है? वो थ्रेट जो कि एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जो कि हर एक कंट्री के लिए थ्रेट है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स, एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, है ना। तो और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? इसको सॉल्व करने के लिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है ना। यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। हाँ, ये बात अलग है कि जो ग्लोबल थ्रेट्स होते हैं उसका जो असर हर एक कंट्री के ऊपर अलग अलग होता है, प्रोपोर्शनेट नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट होता है ना। जैसे आप देखोगे कि कुछ कंट्रीज के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट होता है, जैसे अगर सी लेवल हमारा राइज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उस पर जो हमारी कोस्टल कंट्रीज है, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड, उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट जो है देखने को मिलेगा, है ना। तो ग्लोबल सिक्योरिटी में इंपैक्ट, ग्लोबल थ्रेट्स का जो इंपैक्ट होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे वैरी करता है। अब जैसे अगर हम बात करें नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स की, तो उसमें टेररिज्म भी आ जाता है। टेररिज्म के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? सो इट इज डेलिबरेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग ऑफ सिविलियन। जो इससे क्या होता है? पॉलिटिकल वायलेंस ये लोग क्रिएट करते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म कैसे कैसे करते हैं? हाईजैक करते हैं प्लेन्स को, क्राउडेड प्लेसेस को बॉम्ब करते हैं, जैसे 9/11 का आपने देखा होगा अटैक, है ना। तो ये क्या करते हैं? वेपनाइजिंग पब्लिक अनहैप्पीनेस, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं? लोग जो ना खुश है उन्हीं को एज अ वेपन बना के, उन्हीं को ब्रेन वॉश करके जो है टेररिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। वहीं पर ह्यूमन राइट्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी एक नया तरीके का थ्रेट्स है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन यू हैव सो मेनी राइट्स, यू हैव पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, आपके पास सोशल राइट्स है, कॉलोनाइज्ड पीपल एंड माइनॉरिटीज के पास भी अपनी राइट्स होती है। हाँ, यूनिवर्सैलिटी को लेकर जो डिबेट रहती है कि कौन कौन सी राइट्स यूनिवर्सल है, सबको मिलनी चाहिए, है ना। इस डिबेट में यूएन भी इंटरवीन करता है। कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्रीज होती है उनका ज्यादा जो है यहाँ पे से होता है। तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी क्या है बच्चे? एक ग्लोबल थ्रेट है ना, एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। वहीं पर अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी देखें तो ये भी क्या है? एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। ग्लोबल पॉवर्टी मतलब क्या होता है? ये इनसिक्योरिटी का सोर्स है। इसमें हम देखते हैं कि पॉपुलेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वहां पे गरीबी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड भी देखने को मिलता है कि नॉर्थ वाली कंट्रीज डेवलप्ड है, वहां पे पॉपुलेशन कम है, जो साउथ में है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चे? इन साउथ वाली कंट्रीज में डिस्पैरिटीज बहुत है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है ना। सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट जो है सब सहारन अफ्रीकन में देखने को मिलता है ना। पॉवर्टी और माइग्रेशन का भी एक लिंक है, जहाँ पे गरीबी होता है तो लोग गरीबी से बचने के लिए माइग्रेट भी करते हैं, कहीं और जाके भी रहते हैं, है। तो ये वाला पॉइंट भी आ जाता है। माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज देखें तो आप सभी को पता है माइग्रेंट्स और रेफ्यूजीज में डिफरेंस होता है। माइग्रेंट्स वो होते हैं जो कि अपनी मर्जी से एक जगह, अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। रेफ्यूजीज वो होते हैं जो कि अपनी मर्जी से नहीं जाते, मजबूरियों से जाते हैं। उनकी जहाँ पे वो रहते थे वहां पे या तो कोई अटैक हो गया है या फिर कोई वायलेंस चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, तो वो लोग बचाकर जो है किसी और कंट्री में जाके शेल्टर लेते हैं। सो दे आर रेफ्यूजीज। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन कौन होते हैं? जो कि विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री नहीं जा रहे, विद इन द कंट्री ही रिलोकेट कर रहे हैं। जैसे कश्मीरी पंडित का एग्जाम्पल है, वो कश्मीर को छोड़कर दिल्ली आ गए, चंडीगढ़ आ गए, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे जो रेफ्यूजी का फ्लोज होता है कंफ्लिक्ट की वजह से होता है। वॉर और रेफ्यूजी माइग्रेशन में भी कोरिलेशन है। जब वॉर होता है तो वॉर जैसे सिचुएशन में ही तो रेफ्यूजी क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। जब वॉर होता है तभी तो लोग छोड़ अपना घर दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना। ऐसी हेल्थ एपिडेमिक्स भी होता है। हेल्थ एपिडेमिक भी एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है, जैसे HIV, एड्स, सार्स, बर्ड फ्लू, है ना। इसमें क्या होता है? लोग जो है
ये जो बीमारियां होती है सिर्फ एक ही कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, बहुत जल्दी जैसे स्प्रेड होती है दूसरे बॉर्डर में, है ना। इसमें डिपेंडेंस देखने को मिलती है अमंग स्टेट। सारी स्टेट्स जब तक साथ में मिलकर काम नहीं करेंगी हम हेल्थ एपिडेमिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। आजकल तो वैसे ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज बनती जा रही है, और हेल्थ एपिडेमिक्स का इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे, इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। देखा था ना, कोविड आया था तो इकोनॉमी कितनी डाउनफॉल हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की जरूरत है। ओके, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ आ गया। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या होता है बच्चे? देखो कि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स है नॉन ट्रेडिशनल वाली और ग्लोबल सिक्योरिटी वाली, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, कोऑपरेशन की जरूरत है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हो गए, तो उन चीजों को, उन नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में ना मिलिट्री की इतनी जरूरत ही नहीं है यार। क्लाइमेट चेंज को तुम डिस्काउंट करके कम करोगे क्या? नहीं, क्लाइमेट चेंज को तुम रोक नहीं सकते मिलिट्री की मदद से, उसको आप रोक सकते हो जब सब लोग साथ में मिलकर आएंगे, है ना। फोर्स से तो बल्कि प्रॉब्लम और वर्सन हो जाएगी। जैसे पॉवर्टी, माइग्रेशन, एपिडेमिक्स वाली प्रॉब्लम आप फोर्स से सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसमें कॉपरेशन ही चाहिए होगा, कॉपरेटिव स्ट्रैटेजी ही यहाँ पे काम करेगी, है ना। अब कॉपरेशन आप कैसे कैसे कर सकते हो? इंटरनेशनल कॉपरेशन कर सकते हो, दो कंट्री आपस में बायलैटरल कर सकती है, एक रीजन में आपस में सारी कंट्रीज मिलकर जो रीजनल कॉपरेशन कर सकते हैं, कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज आपस में कॉन्टिनेंटल कॉपरेशन कर सकती है, और पूरे वर्ल्ड में सारी कंट्रीज मिलकर ग्लोबल कॉपरेशन भी कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कॉपरेशन करना है, कि आपका नेचर ऑफ थ्रेट, जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है ना, और सारी कंट्रीज कौन कौन एग्री है उस चीज को सॉल्व करने के लिए, तो उसके हिसाब से ही तो आप कॉपरेशन करोगे ना। अब यहाँ पे मैम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में कौन कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी UN, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो हमारी NGOs है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, रेड क्रॉस, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट फाउंडेशंस एंड चैरिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी जैसे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी को प्रमोट करने में, जिससे सब लोग साथ में मिलकर जो है यहाँ पे काम करें और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स के टुवर्ड्स हम आवाज उठा सके। अब बात आती है मैम इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी किस तरीके से रही है ना, तो इंडिया की स्पेसिफिकली भी बात कर देते हैं। तो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कंपोनेंट 1 क्या होता है कि इंडिया ने अपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज के ऊपर काम किया, क्योंकि सबसे पहले ट्रेडिशनल एक्सटर्नल वाले के ऊपर काम हमने किया, क्योंकि इंडिया को भी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीके के थ्रेट्स फेस करने पड़ रहे हैं। सो ट्रेडिशनल थ्रेट्स को फेस करने के लिए हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया। ठीक है, हमने, आप देखोगे कि स्ट्रॉन्ग मिलिट्री क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि यार हमारे आसपास के नेबर से हमारा दिमाग खराब कर रखा था, उनके साथ काफी रेगुलर कन्फ्लिक्ट होता रहता है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की जरूरत है। हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी भी है बच्चे, आप देखोगे कि हमारे आसपास के जितने भी देश है वो न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड है, तो हमें भी न्यूक्लियर टेस्ट करवाने पड़े 1974 में, 1998 में, जिससे हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बना पाए। तो हमने यार अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेव करने के लिए अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन किया। ऑल्सो जो कंपोनेंट 2 हमने अपनी इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में रखा वो था स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। हमें ये था कि यार इंटरनेशनल लेवल पर अलायंसेस बनाना बहुत जरूरी है ना, अलायंसेस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे नेहरू जी की विजन क्या थी कि एशिया में सारी जो भी कंट्रीज है वो मिलकर आपस में ब्रदरहुड रखे, सॉलिडारिटी रखे, डीकोलोनाइजेशन उन्होंने प्रमोट किया, डिसआर्मामेंट भी उन्होंने प्रमोट किया कि यार देखो हाथ पैर मारने से कोई जरूरत नहीं है, डिसआर्म करो, बंदूकों से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, है ना। यूएन को वो समझते थे कि यूएन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना। ग्लोबल लेवल पर उन्होंने नॉन प्रोलिफरेशन को भी यहाँ पे किया, है ना। उन्होंने यही बोला कि यूनिवर्सल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिजीम रखना है, इक्वल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए सभी स्टेट्स के पास। ठीक है, ये जो वेपन्स है मास डिस्ट्रक्शन के, ये भी जो हमें अवॉइड करने चाहिए, है ना। ये इन सब चीजों में क्या होना चाहिए बच्चे? नॉन प्रोलिफरेशन होना चाहिए, ये भी हमारा जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है। ऑल्सो बच्चे इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में उन्होंने और किसकी डिमांड करी थी कि यार न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर अब यहाँ पे आना चाहिए, है ना। तो ये हमारे सेकंड कंपोनेंट में हमने, नेहरू जी ने नॉन अलाइनमेंट की भी बात करी थी, है ना। एनवायरमेंट के लिए भी हमने जो है बात किया था, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1997, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है उसको रिड्यूस करने में भी हमने बात करी थी। इंडिया जो है यूएन पीस कीपिंग में भी जो हमेशा बढ़कर आगे रहता है। तो इंडिया का अगर आप देखोगे तो हमने इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस को भी स्ट्रेंथन किया है, तो इससे हमारी सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन अप होती है, हमने हर इंटरनेशनल लेवल पर काम किया है ना। और थर्ड अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो थर्ड कंपोनेंट जो इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का है वो है एड्रेसिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया
ट्रेडिशनल थ्रेट्स में एक्सटर्नल चैलेंजेस भी है, इंटरनल भी है। तो इंडिया को एक्सटर्नल के लिए भी हमने काम कर लिया, जो पहले के 2 कंपोनेंट बताए। बट मैम इंडिया ने अपने इंटरनल चैलेंजेस के लिए क्या काम किया? इंटरनल के लिए उन्होंने जो इंटरनल सेसिशनिस्ट मूवमेंट हुई थी, जैसे नागालैंड में, मिजोरम में, पंजाब में, कश्मीर में, तो उन्होंने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक अप्रोच का इस्तेमाल किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका इस्तेमाल किया? डेमोक्रेटिक अप्रोच का, कि हम अपनी नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व हमें करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करेंगे। हमने जो है उनको जो है स्पेसिफिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दे दिया, लेजिस्लेचर उनका अलग से बना दिया, उनके ग्रीवेंसेस को आराम से यहाँ पे सुना, पॉलिटिकल पावर उनके साथ शेयर किया, जिसकी वजह से ये जो जितने भी इंटरनल सेसिशनिस्ट मूवमेंट्स थी, इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। तो ये है इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बच्चे, है ना। ऑल्सो कंपोनेंट 4 क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। कंपोनेंट 4 हमारी स्ट्रैटेजी क्या है सिक्योरिटी की? क्या देखो, अगर हमें नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे पॉवर्टी वगैरह के साथ पॉवर्टी को सॉल्व करना है, तो हमें इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा। तो हमने पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं। और इसमें भी ये और इस मतलब जो हमारी पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसी प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने के लिए भी उन्होंने डेमोक्रेसी का ही इस्तेमाल किया है। कि डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हमारी कंट्री लोकतंत्र नहीं रहेगी, तो जो हमारे गरीब लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, उन लोगों की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मोस्टली जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है वो है डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखना। उसी से जो है आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स जो हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो क्या आपको इतनी बातें समझ आ रही है बच्चे? ये चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, अनटिल अनलेस आप खुद से एक बार नहीं रीड करोगे, आपको इस क्लास का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑल्सो बच्चे, अगर आप हमारा विजेता बैच लेना चाहते हो, जो कि एक क्रैश कोर्स बैच है आपकी क्लास 12th की स्टडीज के लिए आपको हेल्प करने वाला है, तो यार आप ये कोड यूज करके जो है मैक्सिमम डिस्काउंट में आप विजेता बैच ले सकते हो। आशी40 कोड लगा सकते हो। मैं एक बार विजेता बैच आपको दिखा भी देती हूँ। और अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपको कुछ बात पूछनी है, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ashi.sharma@adda247.com। ठीक है, मैं एक बार आपको टेलीग्राम आईडी भी दे दूंगी, जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, मैं विजेता बैच आप दिखा देती हूँ। आपको करियर्स अड्डा पे जाना है। ठीक है, करियर्स अड्डा पे आप जैसे ही जाओगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे। ऑल कोर्सेज पे आप जैसे ही जाओगे, तो आपको ना यहाँ पे सीयूटी क्रैश कोर्स में जाना है। तो यहाँ पे आपको विजेता बैच आपको दिखाई देगा। ठीक है, विजेता बैच ये रहा आर्ट्स का। तो ये आपको कितने का मिलेगा बच्चे? 1335 का है। बट यहाँ पे अगर आप कूपन कोड लगाओगे आशी, कैप्स में लगाना है, याद रखना, आशी40 कैप्स में आप लगाएंगे आशी40, ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपका डिस्काउंट हो गया। ये आपको 1294 का आपको पड़ेगा। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है यार, इसमें आपकी सारी तैयारी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, है ना। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, आपका इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब प्रिपेयर हो रहा है, सबकी क्लासेस आपको मिल रही है। ठीक है, तो फटाफट से जाके आप इसको ले सकते हो अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। कोड लगाना मत भूलना, इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो बच्चे, यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और ये जो पीडीएफ है कीवर्ड्स की, ये भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड सीरीज में। टिल देन टेक इट, बाय बाय।